गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। हम 10th की एसएसटी पढ़ रहे थे, जिसमें कल हमने पढ़ा था भूगोल में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आज इसी टॉपिक पर आगे बात करते हैं और आज हम देखेंगे भारत की मिट्टियाँ। देखो, भारत में विभिन्न प्रकार की चट्टानी संरचनाएं पाई जाती हैं और मिट्टी का निर्माण होता है चट्टानों के अपरदन और अपक्षय द्वारा। ये वायु द्वारा भी हो सकता है, नदियों द्वारा भी हो सकता है। तो जब चट्टानी संरचनाएं विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं और इन्हीं चट्टानी संरचनाओं के अपक्षय और अपरदन द्वारा मिट्टियों का निर्माण होता है, तो जाहिर सी बात है कि मिट्टियां भी विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। तो भारत की में जो पाई जाने वाली मृदा है वो ICAR इंटरनेशनल काउंसिल ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च, ये अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थान है जो मिट्टियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। तो इसने भारतीय मृदा को 8 प्रकारों में विभाजित किया है, जिसमें पहली है जलोढ़ मृदा, दूसरी काली मृदा, तीसरी लाल मृदा, चौथी लेटेराइट, पांचवी पर्वतीय मृदा, लवणीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पीठ मृदा। हम एक एक करके इन मृदाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और इनमें कौन कौन सी फसल हम कर सकते हैं, ठीक। और इनकी प्रकृति के बारे में भी हम, इनकी नेचर कैसी है, इनमें किन की अधिकता पाई जाती है, किन की कमी पाई जाती है, अध्ययन करेंगे। तो पहली हम अध्ययन जो करेंगे वो है जलोढ़ मृदा के बारे में। तो देखो, पहले हम अध्ययन करते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में। तो नदियां पर्वतों से निकलती हैं या पठारों से निकलती हैं, तो नदियां अपने संग बहुत सारे अवसाद बहाकर लाती हैं और इन अवसादों को अपने किनारे इकट्ठे करते हुए जाती हैं। और जैसे ये नदियां हैं, ये नदी निकली, ये अपने संग ये पर्वत से भी बहेगी, पठार से भी बहेगी और फिर उसके बाद मैदानी भागों में भी प्रवेश करेगी। तो जब ये पर्वत और पठारों से होती हुई आती है तो अपरदन करती हुई आती है विभिन्न चट्टानों का और अपने साथ बहुत से अवसाद बहाकर लाती है। और जब ये मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है तो अपने किनारे वो अवसादों को इकट्ठे करते हुए जाती है। ये जो अवसाद इसने अपने किनारे इकट्ठे किए हुए हैं, ये आगे चलकर यही होती है हमारी जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत के 40% भाग पर पाई जाती है। जलोढ़ मृदा पूरे भारत के क्षेत्रफल पर 40% भाग पर पाई जाती है और यह मुख्यतः, जैसे अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो ये पश्चिमी तट पर, पूर्वी तट पर और पूरा का पूरा उत्तर का मैदान। यहां अगर नहीं दिख रहा हो तो देखो, ये अगर इंडिया की बात करें हम तो यहां पूरा उत्तर का मैदान। क्यों? क्योंकि भारत में 3 प्रमुख नदी तंत्र है। अगर हम उत्तर भारत की ओर बात करें, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और हमने भी पढ़ा था कि जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है। जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से निर्मित होती है। अब यहाँ सिंधु नदी तंत्र पूरा फैला हुआ है, तो उसके द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई गई है, इससे ये वाला मैदान निर्मित हुआ है, सिंधु नदी मैदान। गंगा द्वारा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियों से ये उत्तर का मैदान का निर्माण हुआ है, तथा ब्रह्मपुत्र नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा जो बहाकर लाई गई अवसाद है, उनसे यहाँ के मैदानों का निर्माण हुआ है। जबकि अगर हम बात करें कि यहाँ नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और महानदी, जब ये नदी यहाँ से निकलती हैं, जैसे ये गोदावरी यहाँ से निकलती है पश्चिमी घाट से और पश्चिमी घाट से होती हुई यह बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो जहां पर विलीन होने से पहले हर नदी अपना एक डेल्टा बनाती है। तो इनके डेल्टा में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, जब ये नदी
बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है तो उससे पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं और इन डेल्टाओं पे जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। जबकि इन्हीं घाटियों जिन घाटियों से ये बहती हैं, इन घाटियों में काली मृदा पाई जाती है। जबकि अब ये क्यों पाई जाती है ये मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा। इन्हीं जो नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन नदियों का जो डेल्टा है उन डेल्टाई प्रदेशों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम देखते हैं कि जलोढ़ मृदा में किसकी कमी और किसकी अधिकता पाई जाती है। तो देखो, जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अगर पूछे कि जलोढ़ मृदा में किसकी कमी पाई जाती है तो नाइट्रोजन और ह्यूमस। ह्यूमस क्या होती है? ये छोटे छोटे जैविक पदार्थ होते हैं जो मृदा की उर्वरता बनाने रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बायोटिक कंपाउंड होते हैं मेनली। और नाइट्रोजन और ह्यूमस की इनमें कमी पाई जाती है। चूना और पोटास, फास्फोरस, इनकी अधिकता पाई जाती है। अब इनमें कौन कौन सी फसल कर सकते हैं जलोढ़ मृदा में? तो देखो, जलोढ़ मृदा में ज्यादातर गेहूं, रबी की फसल भी हो सकती है, खरीफ की फसल भी हो सकती है। गेहूं, दलहन, तिलहन, चावल, और इनमें कपास नहीं हो सकता। दलहन, तिलहन, मूंगफली की भी फसल हो सकती है इसमें, ये वाली फसल। और हाँ, एक महत्वपूर्ण फसल के लिए जानी जाती है, जैसे इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। अब नाइट्रोजन की कमी होती है तो अगर इनमें हम जो दाल की फली होती हैं, अगर फलीदार फसल करें हम इनमें, तो फलीदार जो फसल होती है वो क्या करती है कि वायुमंडल के में जो नाइट्रोजन पाया जाता है उसका स्थिरीकरण करके मृदा में नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करा देती है फलीदार फसलें, जिनमें दाल महत्वपूर्ण है। तो फलीदार फसल इसमें बहुत अहम भूमिका निभाती है और फलीदार फसल इसमें की जा सकती है। अब ये दो भागों में अगर हम जलोढ़ मृदा को डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। दो भागों में, एक होती है बांगर और एक होती है खादर। तो देखो, नदियों की बहने की जो काल है वो बहुत पुरातन काल से बहती हुई आ रही है। तो जाहिर सी बात है, जब से इन्होंने स्टार्ट किया होगा जभी से ये बह रही है, तो जभी से ही बहाकर अपने संग में अवसाद लेके आ रही है। तो पुराने अवसाद जिन्होंने इकट्ठे किए हैं वो उनसे पुराने अवसादों से जो मैदानों का निर्माण हुआ है वो कहलाते हैं बांगर। बांगर क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, यानी कई लाख साल पहले की। और खादर में आती है जो अभी हाल में ही मैदान निर्मित हुए हैं। हालांकि ये काल इतना कम नहीं है, ये भी बहुत मान लो 1000 साल कम से कम पहले से, और अब भी निर्माण कर रही है जलोढ़ मृदा, वहां पे मैदानों का निर्माण कर रही है। तो नई जलोढ़ मृदा जहां पाई जाएगी वहां खादर, और पुरानी जलोढ़ मृदा जहां पाई जाएगी वहां बांगर मृदा कहलाती है। तो जलोढ़ मृदा को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं अगली काली मृदा में। अब हम पढ़ेंगे काली मृदा के बारे में। तो देखो, जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय व अपरदन द्वारा काली मिट्टी का निर्माण होता है। जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है वहां पर ज्यादातर पठारों की अधिकता है, और ये जो बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है, और बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय व अपरदन द्वारा काली मिट्टी का निर्माण होता है। अब बात आती है कि काली मिट्टी का निर्माण होता है और काली मिट्टी का रंग काला क्यों है? तो इसमें पाया जाता है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट। टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट। टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की वजह से काली मृदा का रंग काला होता है। इसे स्वतः जुताई की मृदा भी बोलते हैं। सूखने के बाद इसमें दरारें पड़ जाती हैं, और दरारों की वजह से
ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी जुताई खुद ब खुद हो गई है, इसलिए स्वतः जुताई मृदा भी बोलते हैं। और इसे कपास की काली मिट्टी भी बोलते हैं। कपास की खेती काली मिट्टी में सर्वाधिक होती है, इसलिए इसे कपास की काली मिट्टी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है रेंगुर मिट्टी, इसे रेंगुर मिट्टी भी नाम दिया गया है, रेंगुर मिट्टी। और क्या जान सकते हैं हम काली मिट्टी के बारे में? काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कितना समय लगेगा? ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, इनकी होती है कमी। इन तीनों की क्या होती है? कमी। जबकि इसमें लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, इनकी होती है अधिकता। इनकी होती है अधिकता। अब इनका विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो देखो, प्रायद्वीपीय भारत जितना भी है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, इनमें काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। ठीक, अभी हमने सीखा काली मिट्टी के बारे में। अब काली मिट्टी में कौन कौन सी फसल की जा सकती है? तो देखो, काली मिट्टी में अब हमने देखा कपास की काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो सबसे ज्यादा जो फसल होती है वो कपास होता है। इसमें कपास से क्या बनाई जाती है? रुई बनाई जाती है। तो कपास, दलहन, तिलहन, मूंगफली, गन्ना, इसमें भारी मात्रा में उगाया जाता है। इनकी फसलों की खेती इसमें की जा सकती है। और भारत के लगभग 15.2% भाग पर, भारत के 15.2% भाग पर काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अब हम देखेंगे लाल मृदा के बारे में। अब हम देखेंगे लाल मृदा के बारे में। सबसे पहले, इस मिट्टी का रंग लाल होने की वजह से इसका नाम पड़ा है लाल मृदा। अब इसका नाम लाल मृदा क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें एक आयरन का ऑक्साइड पाया जाता है, यानी इसमें पाया जाता है आयरन ऑक्साइड। लौह का एक एलिमेंट आयरन ऑक्साइड की वजह से इस मिट्टी का नाम लाल होता है, और इसी लाल रंग की वजह से इसका नाम पड़ा है लाल मृदा। अब इसका निर्माण कैसे होता है? ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट, इन चट्टानों के अपक्षय व अपर्दन द्वारा इस लाल मृदा का निर्माण हुआ है। और भारत के लगभग 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर में इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। जो काली मिट्टी में एलिमेंट की कमी थी, वही कमी इसमें पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, इनकी होती है कमी। अब हम बात करते हैं कि इनमें किन किन स्थानों पर ये मिट्टी पाई जाती है। तो ये मिट्टी देखो, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भी इस मिट्टी पाई जाती है। जैसे तुमने देखा होगा मिर्जापुर, बांदा, झांसी, ललितपुर, यानी कि झांसी,
मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, बांदा और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में छोटा नागपुर, पटना, इसके बाद संथाल, परगना और पश्चिमी घाट। जैसे ये पश्चिमी घाट है, अगर ये मैप की हम बात करें तो ये पश्चिमी घाट है। तो जब पश्चिमी घाट का निर्माण, पश्चिमी घाट पे पर्वत पाई जाती है, तो पर्वत का जो किनारा होता है नीचे से, वहां एक पतली पट्टी के रूप में, यहाँ एक पतली पट्टी के रूप में इसका विस्तार पाया जाता है। तो पश्चिमी घाट के पदीय क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, इनकी कमी पाई जाती है। लेकिन अगर हम उर्वरकों का सही से प्रयोग करें इस मिट्टी में, तो इसमें मोटे अनाज, दलहन और तिलहन, यहां लिख रहा हूं, इसमें मोटे अनाज उगाए जा सकते हैं। मोटे अनाजों में दलहन और तिलहन, यानी जितनी भी दालें होती हैं, तिलहन हम उगा सकते हैं। तो अभी हमने देखी लाल मिट्टी। अब हम देखेंगे अगली मिट्टी के बारे में, यानी अब हम देखेंगे लैटेराइट मृदा के बारे में। तो लैटेराइट मृदा की एक खास विशेषता यह होती है कि यह सूखने पर कठोर और गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है। तो अगर ये सूखी है तो ये कठोर होगी, और अगर ये गीली हो गई तो चिपचिपी हो जाएगी। ऐसी कौन सी मृदा है जो सूखी होने पर कठोर और गीली होने पर एकदम चिपचिपी हो जाती है? तो उसका आंसर हुआ लैटेराइट मृदा। अब लैटेराइट मृदा का जो विस्तार होता है भारत में, वो लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर में होता है। यह जलवायु परिवर्तन का एक विशिष्ट परिणाम है, जिसकी वजह से लैटेराइट मृदा का निर्माण होता है। यह उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर वार्षिक औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अब क्या होता है वहां पे जो ये मृदा का निर्माण होता है? तो देखो, मृदा कई संस्तरों में पाई जाती है, कई लेयर्स में पाई जाती है। जहां पर जो ऊपरी उसकी लेयर होती है, उसमें हमने भी पढ़े थे आयरन, मैग्नीशियम और लोहा, ये धातु के तत्व पाए जाते हैं। तो जब जहां 200 सेंटीमीटर पे वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा पाई जाती है, तो वहां पर चूना और सिलिका, जैसे मान लो ये मिट्टी का, ये हम छोटा सा एरिया लेते हैं जिसमें ये मिट्टी का ऊपरी भाग है और इसमें विभिन्न धातु के तत्व विद्यमान है। तो जब औसत वार्षिक वर्षा अधिक होगी तो यहाँ लीचिंग प्रोसेसिंग पाई जाती है। यानी कि लीचिंग प्रोसेसिंग क्या होती है? यहाँ सिलिका और चूना, तुमने देखा होगा चूना पानी में तुरंत घुल जाता है। जब यहाँ हैवी रेन होती है, हैवी रेनफॉल होता है, तो चूना और सिलिका दोनों ही पानी में घुलकर नीचे चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, और यहाँ पे चूना और सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है। यहाँ मैग्नीशियम, लोहा, बाकी के अन्य तत्व पाए जाते हैं। तो
इसी प्रक्रिया का परिणाम होता है कि यहाँ लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। लेटराइट मिट्टी किसे कहते हैं? जहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है और वहाँ चूना और सिलिका की मात्रा नीचे बैठ जाती है और कमी पाई जाती है, तो वहाँ लेटराइट मृदा पाई जाती है। तो किन किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है? तो देखो, पश्चिमी घाट, केरल में, कर्नाटक, असम, मेघालय, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे औसत वार्षिक वर्षा 2 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो यहाँ इन क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? लेटराइट मिट्टी। अब इसमें हमने देखा अभी कि इसमें किन किन चीजों में चूना और सिलिका तथा इसमें ह्यूमस की भी कमी पाई जाती है, जैविक तत्व भी कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये उपजाऊ मिट्टी नहीं है। लेकिन अगर सही ढंग से अगर इनमें उर्वरकों का प्रयोग किया जाए तो इसमें चाय की खेती बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। असम में, कर्नाटक में इसी मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में चाय के बागान उगाए जाते हैं। जो चाय के बागान आपने देखे होंगे, चाय के पेड़ से पत्तियों को लिया जाता है, जब वहां से चाय की पत्ती बनाई जाती है। जो चाय के बागान होते हैं पर्वतों पे देखे होंगे, ढालों पे, उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो मिट्टी है वो मिट्टी होती है लेटराइट मिट्टी। तो इसमें चाय की खेती सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। चाय की खेती होती है। तो आज हमने जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा और लेटराइट मृदा के बारे में पढ़ा। आगे की 4 मृदा हम कल पढ़ते हैं। जब तक अगर समझ में ना आए तो बार बार देखो, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप कल मुझसे नंबर है, डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।